आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आधुनिक भारतीय साहित्य पर चर्चा करने जा रहे हैं। जब हम आधुनिक भारतीय साहित्य कहते हैं तो इसका तात्पर्य क्या है? आधुनिक से नवीन, मॉडर्न लिटरेचर, और भारतीय साहित्य से हमारा तात्पर्य किसी एक भाषा विशेष से नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय साहित्य से है। बांग्ला से लेकर गुजराती तक और कश्मीरी से लेकर तमिल तक हमारे देश में जितनी भारतीय भाषाएं बोली जाती हैं उसका साहित्य ही भारतीय साहित्य कहलाता है। हमारे विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य पर 2 तरह के पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं और ये अपने आप में नवीन, नूतन और जानकारी से परिपूर्ण हैं। आधुनिक भारतीय साहित्य का मुख्य उद्देश्य 19वीं शताब्दी में जागृत राष्ट्रीय चेतना और नवजागरण को इसमें विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। हमारे इस 2 पाठ्यक्रम में जहां एक और मध्यकालीन भारतीय साहित्य की बात की गई है, वहां आधुनिक भारतीय साहित्य की बात की गई है। जैसा कि मैंने कहा, जब हम आधुनिक की बात करते हैं या आधुनिकता की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि ऐसा साहित्य जो पुराने साहित्य से नवीन हो और वर्तमान साहित्य या वर्तमान विषयों पर उसमें चर्चा की गई हो। 19वीं शताब्दी भारत ही नहीं विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काल रहा है और इस दौरान पूरे विश्व में एक परिवर्तन का दौर चला और उस परिवर्तन के दौर ने पूरे विश्व को बदल कर रख दिया। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। आधुनिक भारतीय साहित्य की जब हम बात करते हैं उसमें नवजागरण और राष्ट्रीय चेतना पर हमारा साहित्य जो इस पाठ्यक्रम के लिए मुख्य विषय के रूप में है, उस पर चर्चा करते समय सबसे पहले हम तत्कालीन पृष्ठभूमि की ओर ध्यान जाना होगा। राष्ट्रीय आंदोलन और नवजागरण को रेखांकित करने वाले इस साहित्य में और इस साहित्य को समझने के लिए तत्कालीन पृष्ठभूमि का जानना भी जरूरी है। हम जानते हैं अंग्रेज या यूरोप से कई जातियां इस देश में आई व्यापार करने और धीरे धीरे वो यहाँ के शासक बन गए। मुख्य रूप से अंग्रेज और फ्रांसीसियों में दोनों में यहाँ पर शासन करने के लिए युद्ध हुए और उसमें अंग्रेज सफल रहे। दरअसल अंग्रेज यहाँ व्यापार करने आए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन किया और उन्होंने देखा इस देश में कई छोटे छोटे राज्य बटे हुए हैं और आपस में उनका द्वंद्व चलता रहता है। उनकी नज़र इस राजनीतिक स्थिति पर थी और इसलिए उन्होंने सोचा कि व्यापार के साथ साथ यहाँ की राजनीति में भी प्रवेश करना जरूरी है और इससे उनको डबल या दोहरा फायदा होगा। और यही कारण था कि उन्हें बड़ी गहराई से, बड़े ध्यान से सारी परिस्थितियों का अध्ययन किया और धीरे धीरे करके वो यहाँ की राजनीति में प्रवेश करते गए और इस प्रकार यहाँ की राजनीति पर अधिकार करते गए। हम जानते हैं कि 1757 का समय प्लासी का युद्ध एक निर्णायक युद्ध के रूप में इस देश के राजनीतिक भविष्य के रूप में उभर कर सामने आया। इस युद्ध ने जहां सिराजुद्दौला को हरा दिया और वहीं अंग्रेजों को इस देश में अपना शासन स्थापित करने के लिए अवसर प्रदान किया और इस प्रकार उनके शासन का दौर शुरू होता है और धीरे धीरे वे अन्य राज्यों की ओर बढ़ते गए और इस प्रकार संपूर्ण भारत पर उनका अधिकार होता चला गया।
हम ये भी जानते हैं कि अंग्रेज अपने देश से बना हुआ माल इस देश में खपत करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने देखा यहाँ का कुटीर उद्योग, यहाँ का उद्योग धंधा काफी समृद्ध है, तो इस प्रकार उनके माल की खपत यहाँ नहीं हो सकती है। और दूसरी ओर यहाँ पर कच्चा माल, लोहा आदि भी प्रचुर मात्रा में है, तो उन्होंने इन चीजों को अपने उपयोग के लिए और अपने देश को समृद्ध करने के लिए इसकी योजना बनाई। कच्चे माल को वो अपने देश में ले जाने लगे और वहां से बनी वस्तुओं को यहाँ के बाजार में खपत करने के लिए योजना बनाई। और इस प्रकार उनके पास जो सामग्री थी, उनके पास जो उद्योग धंधे थे, और उन दिनों औद्योगिक क्रांति हो रही थी इंग्लैंड में, और इस प्रकार यहाँ के कच्चे माल को उन्होंने अपने यहाँ उपयोग में लाया और बनी वस्तुओं को एक बाजार के रूप में भारत का प्रयोग किया। और दूसरी ओर यहाँ जब उनकी सत्ता स्थापित हो गई थी तो उन्होंने यहाँ के कुटीर उद्योगों को बंद करना शुरू कर दिया, उन पे भारी कर्ज लगाकर और विभिन्न प्रकार की नीतियों के द्वारा धीरे धीरे करके कुटीर उद्योगों को नष्ट करते चले गए, जिससे कि यहाँ जो उत्पाद होता था, जो उत्पादन होते थे, तरह तरह की जो वस्तुएं बनती थी, उसमें कमी आती गई और इस प्रकार उनका बना हुआ माल हमारे बाजार में बिकने लगा और दोहरा लाभ उन्हें होने लगा। दूसरी ओर भारत के लिए भारत की राजनीतिक परिस्थितियां तो पलट गई ही थी, साथ ही सामाजिक स्थिति भी बदलने लगी, कुटीर उद्योग नष्ट होते गए और इस प्रकार भारत विपन्नता की ओर बढ़ने लगा। हमने 1757 की बात की और 1857 तक पहुंचते पहुंचते लगभग पूरा भारत उनके कब्जे में था और सभी प्रकार की परिस्थितियों से उनका देश समृद्ध हो रहा था और भारत गरीब होता जा रहा था। एक बात और थी, जिन आधुनिक तरीकों का अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया इस देश में अपनी समृद्धि के लिए, चाहे वो रेल हो, चाहे वो डाक तार व्यवस्था हो, चाहे छापखाना हो, इन सभी का उन्होंने अपने फायदे के लिए प्रयोग किया। दूसरी ओर इन आधुनिक तरीकों से भारत में भी बदलाव आया। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है और लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को इस देश में इसलिए प्रचारित किया था कि पढ़े लिखे बाबू उनके सरकारी दफ्तर में काम करेंगे और अंग्रेजी शासन को और मजबूत करेंगे। लेकिन दूसरी ओर ऐसा भी हुआ, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर जो प्रबुद्ध समाज, जो बुद्धिजीवी वर्ग तैयार हुआ, उसने इस बात का आकलन भी शुरू कर दिया कि इस देश की परिस्थिति कैसी है, ये जो बाहर से आने वाले लोग हम पर शासन कर रहे हैं, ये क्यों कर हम पर शासन कर रहे हैं। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने विश्व में चल रही राजनीति का भी अध्ययन किया और इसके साथ साथ अपने देश की वर्तमान स्थिति को मिलाकर परखना भी शुरू किया और इस प्रकार उनके अंदर एक चेतना जागी। हम जानते हैं 1857 का विद्रोह जो था वो एक प्रकार से अंग्रेजी शासन के खिलाफ था, लेकिन उसके साथ साथ अपने देश में जो परिस्थितियां पैदा हो रही थी, बुद्धिजीवी वर्ग ने यह भी अध्ययन करना शुरू कर दिया और इस प्रकार यहाँ की परिस्थितियों को परखना शुरू कर दिया। हमारे पाठ्यक्रम में 19वीं शताब्दी में जो साहित्य रचा गया संपूर्ण भारतीय साहित्य में, उसमें विशेषकर दो बातें प्रमुख रूप से दिखाई देती है। एक ओर देश को गुलामी से मुक्ति दिलानी है, दूसरी ओर समाज में जो बुराइयां घिराई थी, जैसे समाज जर्जरित हो रहा था, उसको दूर कर समाज को एक मजबूत समाज के रूप में भी उभारना था।
और इस प्रकार तत्कालीन साहित्यकारों ने अपने राष्ट्रीय स्थिति को बदलने में, राष्ट्रीय परिदृश्य को बदलने में और सामाजिक परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी लेखनी के द्वारा ऐसे साहित्य रचे गए जिसमें एक ओर तत्कालीन राजनीतिक स्थिति की दुर्दशा का वर्णन था, तो दूसरी ओर सामाजिक दुर्दशा का भी, और इसके साथ साथ यह भी था कि कैसे समाज और राष्ट्र को उन्नत बनाना है। लेकिन सबसे पहले जरूरी था राष्ट्र को विदेशी शासन से मुक्ति दिलाने का। हमारे इस पाठ्यक्रम में जिसका उद्देश्य नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन को रेखांकित करना है, और इसमें आप देखेंगे इस पाठ्यक्रम के मुख्य पृष्ठ पर भारत का जो नक्शा दिखाया गया है उसके विभिन्न प्रांतों में विभिन्न प्रकार के साहित्यकारों का चित्र भी दिया गया है। ये वही साहित्यकार हैं, वही महान साहित्यकार हैं जिन्होंने अपने साहित्य के द्वारा लगभग संपूर्ण भारतीय साहित्य के द्वारा राष्ट्रीय चेतना और नवजागरण को वाणी दी है, और एक नए भारत के निर्माण के लिए जो उन्होंने सपना देखा उस पर आज भी हम उन साहित्य को पढ़कर बहुत कुछ सीख सकते हैं। तत्कालीन समय में दो बातें महत्वपूर्ण थी। साहित्य में एक नए प्रकार का उभार हो रहा था, और 19वीं शताब्दी के इस दौर में जो सबसे प्रमुख बात हुई साहित्य के क्षेत्र में वह कि इसकी विषय वस्तु में परिवर्तन आया। जहां पहले के साहित्य में प्रकृति, राजा और उससे जुड़ी हुई सारी चीजें होती थीं, कविगण राजा की प्रशंसा किया करते थे और बहुत सी ऐसी बातें चमत्कारपूर्ण होती थी जिनका सीधा सीधा संबंध समाज से नहीं था। इस दौर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन यह आया कि चिंतकों ने, साहित्यकारों ने मनुष्य को केंद्र में रखा। अब न राजा, न भगवान और न अलौकिक बातें साहित्य के बीच में थी। अब मनुष्य केंद्र में था। मनुष्य के दुख दर्द, मनुष्य के दुख दर्द से संबंधित अनेक बातें और उसकी मुक्ति के लिए अनेक उपाय, इन सभी को लेकर साहित्यकारों ने रचनाएं शुरू कर दी थी। हिंदी साहित्य में भी इस प्रकार की रचनाओं का दौर शुरू हुआ और इसके प्रणेता बने भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु ने अपने काल के समय को अपने साहित्य से प्रभावित किया, और यही नहीं, तत्कालीन परिस्थितियों पर जो लेखन किया वो आज भी हमारे लिए विश्लेषण का विषय है। उस दौर में कई ऐसे साहित्यकार हुए जिन्होंने भारतेंदु से प्रेरणा ली और उन्होंने इसी प्रकार के साहित्य की रचनाएं की जो समाज से जुड़ी हुई थी, राष्ट्र की समस्याओं से जुड़ी हुई थी। भारतेंदु एक ओर अंग्रेजों द्वारा किए गए कई कार्यों की प्रशंसा करते हैं, तो दूसरी ओर उन्हें इस बात का दुख भी होता है कि इनके द्वारा जो नीति अपनाई जा रही है उससे भारत में कई प्रकार की समस्याएं भी खड़ी हो गई हैं, और इन सब बातों का उन्होंने अपने साहित्य में बड़े विस्तार से विश्लेषण किया है। उनके द्वारा रचा गया अंधेर नगरी, चौपट राजा एक ऐसा नाटक है जो आज भी प्रासंगिक है। जब राजा ऐसा हो जो प्रजा की उपेक्षा करे या प्रजा की दुख दर्द को, समस्याओं को न देखे, तो एक प्रकार का ऐसा वातावरण तैयार होता है जिससे जनता क्षोभित हो जाती है। और यही नहीं, तत्कालीन समय में जो परिस्थितियां थी, अंग्रेजी राज का जो दुष्काल था, या उस समय जो अंग्रेजी राज के कारण जो नीतियां अपनाई गई थी, उससे
हमने जैसा बताया कि कुटीर उद्योग पहले ही नष्ट हो चुके थे, दूसरी ओर उनकी नीतियों के कारण इस देश में कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो गई थी। तत्कालीन समय में कई बार ऐसा समय भी आया जब घोर अकाल हुआ, और इन सब के बावजूद तत्कालीन सरकार ने इन समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया। इन बातों को तत्कालीन साहित्यकारों ने अपने साहित्य में लिया है और उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से इन समस्याओं को उठाया है। मैं यहाँ पर भारतेंदु के बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण को जरूर पढ़ना चाहूँगा, जिससे आपको यह आभास होगा कि उन्होंने किस प्रकार तत्कालीन समस्याओं को हमारे सामने रखा। 1884 में बलिया में दिया गया उनका भाषण एक ऐतिहासिक भाषण था और उन्होंने उसमें जो बातें बताई उसे गौर करने की जरूरत है। उन्होंने अपने भाषण में कहा, तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो देखो जो हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है। वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसिस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। भाइयों, अब तो नींद से चौंको, अपने देश की सब प्रकार की उन्नति करो जिससे तुम्हारी भलाई हो। वैसे ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो, परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा पर भरोसा मत करो। अब इस भाषण में आप देखें भारतेंदु कितनी गहरी बात कहते हैं। एक और जहां अपने देशवासियों को चिताते हैं कि कुछ ऐसा जतन करो, कुछ ऐसी नीति अपनाओ जिससे कि आपका पैसा इसी देश में रहे और देश समृद्ध हो। दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण बात इस भाषण में यह भी है कि निज भाषा उन्नति की बात वो कहते हैं। आज जब हम अपनी मातृभाषा की बात करते हैं या भारतीय साहित्य की बात करते हैं, भारतीय भाषाओं की बात करते हैं और उसकी उन्नति की बात करते हैं, आज से इतने वर्ष पूर्व भारतेंदु जैसे साहित्यकार ने अपनी भाषा की उन्नति की बात करते हैं और इसके पीछे वो बार बार दोहराते हैं, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल। यानी अपनी भाषा में अगर हम कार्य करते हैं तो यह सभी उन्नति का रास्ता होता है। इस प्रकार अपने नाटक के द्वारा भी वो तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति को उजागर करते हैं और साथ साथ ये भी कहते हैं कि किस प्रकार हमें अपने समय को परखना होगा। शासक अगर प्रजा की ओर ना देखे, प्रजा की समस्याओं की ओर ना देखे तो उसकी दुर्दशा होती है। और शासक को कैसा होना चाहिए, अंधेर नगरी, चौपट राजा में इसी तरह की बात की गई है। मैं यहां कुछ अंश पढ़ूंगा। एक दृश्य में गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं, अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके शेर भाजी टका से खाजा, नीच ऊंच सब एक ही ऐसे, जैसे प्रिय पंडित जैसे, कुल मर्जाद न मान बढ़ाई, सबे एक से लोग लगाई, हरी बेश्या जोरू एक समाना, बकरी गौ एक करी जाना, सांचे मारे मारे डोले, छली दृष्टि सड़ी चढ़ी चढ़ी बोले, प्रगट सभ्य अनंतर चल भारी, सोई राजसभा बल भारी। अब इन पंक्तियों में कवि कहना क्या चाहता है, तत्कालीन समय की जो परिस्थितियां थी, जो समस्याएं जनता के सामने थी, उस सब का विस्तार से वर्णन करते हैं। 1857 में भारतेंदु की उम्र 7 साल की थी, लेकिन जो विद्रोह इस देश में हुआ था उस पर उनकी नजर थी और यही कारण है कि उनके साहित्य में आगे आकर हम इन बातों को देखते हैं। भारत दुर्दशा उनका एक और नाटक है जिसमें कवि ने तत्कालीन समय की भारत की दुर्दशा का वर्णन किया है और इस प्रकार उनके मंडल के सभी कवियों ने, सभी साहित्यकारों ने अपने साहित्य के माध्यम से, अपने पात्रों के माध्यम से समाज के सामने, राष्ट्र के सामने जो समस्याएं थी उसे दूर करने का
कार्य किया। अंधेर नगरी में एक जगह उनका एक पात्र ये कहता है, बात है कि काल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। तुम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने का अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। ऐसे वास्ते तुमको ले जाते तो कोतवाल के बदले तुमको फांसी दे देते। अब इस नाटक में पात्रों के माध्यम से जो स्थिति दर्शाई गई है वह अत्यंत सोचनीय है। तत्कालीन समय में अंग्रेजी राज में जिस प्रकार के कार्य हो रहे थे और जिस प्रकार अपराधी को न सजा न देकर दूसरों को सजा दी जा रही थी, उसका वर्णन इस नाटक में किया गया है। यानी आज के दौर में भी जब हम इस नाटक को पढ़ते हैं या इस नाटक का मंचन देखते हैं तो हमें यह जरूर आभास होता है कि कभी भी किसी भी समय इस नाटक की प्रासंगिकता कम नहीं होती है। जब इस प्रकार के शासक या इस प्रकार के नेता होते हैं जो इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा करते हैं जिसके कारण समाज का विघटन होता है और अपराध बढ़ता है, दूसरी ओर जो न्यायप्रिय लोग हैं उन्हें कष्ट होता है। इस दौर के अन्य साहित्यकारों में प्रताप नारायण मिश्र, चौधरी प्रेमघन आदि मुख्य हैं, जिन्होंने अपने नाटकों में सबसे बड़ा प्रयोग यह किया कि जो पात्र उन्होंने लिए वो मनोविकारों से संबंधित हैं। चिंता, दुख, इस प्रकार के पात्र उन्होंने मनोविकार से संबंधित लिए हैं, जिसके द्वारा उन्होंने एक ऐसे प्रकार की रचना की है जो एक नए दौर को दर्शाता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक काल में साहित्य में जहां एक विशेष प्रकार का परिवर्तन उपस्थित हुआ, वहीं इसके द्वारा जनता में चेतना भी आई। तत्कालीन समय में कई पत्र पत्रिकाओं का भी प्रकाशन हुआ और यह सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हिंदी का सबसे पहला पत्र जो कलकत्ता से उदन मार्तंड प्रकाशित हुआ, उसके द्वारा साहित्य की प्रगति की बात की गई। दूसरी तरफ अन्य पत्र पत्रिकाओं का भी प्रकाशन होता है। साहित्य में जहां पहले कल्पना को स्थान दिया गया था, वहां यथार्थ की बात की जाती है। इस पूरे दौर में हम यह भी देखते हैं कि भारतीय साहित्य में एक और जहां केंद्र में राजा या कल्पना लोक की चीजें होती थी, वहां अब इस साहित्य में मनुष्य केंद्र में होता है और यथार्थ की बात की जाती है। जाति प्रथा, पुरोहितवाद, छुआछूत, बाल विवाह, बहुविवाह, पर्दा प्रथा, अंधविश्वास और इस प्रकार की रूढ़ियों को लेकर सभी रचनाकारों ने लेखनी उठाई और अपने साहित्य के माध्यम से जनता में चेतना जगाने का कार्य किया। अंधेर नगरी में एक जगह महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गीत गाते आते हैं और एक ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। बाबा जी महाराज, बड़े माल लाया हूं, 3.5 सेर मिठाई है। देखो बच्चा, मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोलकर दिखाता है। वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहां से लाया, किस धर्मात्मा से भेंट हुई। गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख से मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ले ली। बच्चा, नारायण दास ने मुझसे कहा था यह सब चीज टके सेर में मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहां टके सेर भाजी और टके सेर खाजा है। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं जहां टके सेर भाजी और टके सेर खाजा हो।
सेत सेत में सब एक से जहां कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कभू न कीजे बास। कोकिल बायस एक सम, पंडित मूरख एक, इंद्रायन दाड़िम विषय जहां न नेकु विवेक। बस ये ऐसे देश नहीं, कनक वृष्टि जो होए, रहियो तो दुख पाइए, प्राण दीजियो रोए। अब इन पंक्तियों में, इस अंश में इस बात की चर्चा की गई है कि जिस देश में सभी को समान समझा जा रहा है, अर्थात समान के मतलब यहां पर यह है कि एक और एक विद्वान और मूर्ख, दोनों को एक समान मापा जा रहा है। ऐसे में होगा क्या कि विद्वान की विद्वता रह जाएगी और मूर्ख की मूर्खता बढ़ेगी। सो बच्चा, चलो यहां से, ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की, यहां एक क्षण नहीं रहना। गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं, 2 पैसा पास रहने ही से मजे में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगो तो पेट नहीं भरता। बरच बाजे बाजे दिन उपास करना पड़ता है, सो मैं तो यहीं रहूंगा। महंत, देखो बच्चा, पीछे पछताएगा, आपकी कृपा से कोई दुख न होगा। मैं तो यही कहता हूं कि आप भी यहीं रहिए। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान, पीछे नहीं पछताएगा। मैं तो जाता हूं, पर इतना कह देता हूं कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूंगा। मैं तो फिर भी कहता हूं कि आप भी यहीं रहिए। मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित हैं। राजा पीने से चौंक के घबरा कर उठता है। क्या कहा? सुपनखा आई है? ए महाराज। मंत्री राजा का हाथ पकड़कर, नहीं नहीं, यह कहता है कि पान खाइए महाराज। राजा, दुष्ट लुच्चा पाजी, नामक हमको डरा दिया। मंत्री ऐसे 100 कोड़े लगे। मंत्री, महाराज इसका क्या दोष है, तो तमोली पान लाकर देता है ना, यह पुकारता है। राजा, अच्छा तमोली को दो, 200 कोड़े लगे। मंत्री, पर महाराज आप पान खाइए सुनकर थोड़ी ही डरे हैं, आप तो सुपनखा के नाम से डरे हैं, सुपनखा की सजा हो। राजा घबराकर, फिर नहीं नाम। मंत्री, तुम बड़े खराब आदमी हो, हम रानी से कह देंगे। मंत्री, बेर बेर तुमको सौत बुलाना चाहता है। नौकर, नौकर शारब। नौकर एक सुराही में एक गिलास में शराब उझेल देता है। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। राजा मुंह बनाकर, और दे। नेपथ्य में दुहाई है दुहाई एक शब्द होता है। कौन चिल्लाता है? पकड़ लाओ। दुहाई महाराज दुहाई, हमारा न्याय होवे। राजा, चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जम के यहाँ भी ना होगा। बोलो क्या हुआ? महाराज, कुल्लू का बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उससे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। राजा, कल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ लाओ। महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा, अच्छा उसका भाई लड़का दोस्त आसना सो जो हो उसको पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज दीवार ईंट चुने की थी, उसका भाई बेटा नहीं होता। अच्छा कल्लू, बनियों को पकड़ लाओ। नौकर दौड़कर बाहर से बनियों को पकड़ लाते हैं। क्यों वे बनिए, इसकी लड़की नहीं? बरकी क्यों दबकर मर गई? बरकी नहीं महाराज, बकरी। राजा, हाँ हाँ बकरी, क्यों मर गई? बोल, नहीं अभी फांसे देता हूं। कल्लू, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा इस मल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है और लोग कारीगर को पकड़ लाते हैं। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई? इस प्रकार इस कहानी में हम आगे देखते जाते हैं कि किस प्रकार राजा की मूर्खता सामने आती जाती है और जो निर्दोष है वह एक एक करके फंदे में पड़ता जाता है। अंत में इस नाटक में गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाही का प्रवेश। हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म विचारो, और मुझे गरीब को फांसी देकर तुम इन लोगों को क्या भला होगा, और मुझे छोड़ दो। हाय हाय, रोता हुआ छुड़ाने का यत्न करता है। सिपाही, अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? यह तेरा आखिरी दम है, राम का नाम बेफायदा क्यों शोर करता है? चुप। गोवर्धन दास, है मैंने तो गुरु जी का कहना ना माना, उसी का यह फल है। गुरुजी ने कहा था कि ऐसे नगर में न रहना चाहिए, यह मैंने न सुना। अरे इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी और नाम राजा का नाम चौपट है, तब बचने की कौन आशा है? अरे इस नगरी में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं जो इस फकीर को बचावे। गुरु जी कहाँ हो? बचाओ बचाओ। गुरु जी, रोता हुआ सिपाही लोग उसे घसीटते ले जाते हैं। गुरु जी और नारायण दास आते हैं। गुरु, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा?
गोवर्धन दास गुरु को हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं, गुरुजी बचाओ। अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं। मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का यह फल है। आपके सिवा अब ऐसा कोई नहीं जो रक्षा करे। मैं आप ही का हूं, आपके सिवा और कोई नहीं, पैर पकड़कर रोता है। महंत, कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ है। भौ चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनी किनारे हो जाओ। देखो, मेरा कहना ना मानोगे तो तुम्हारा भला ना होगा। सिपाही, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दें। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ कहते हैं। तब तो गुरुजी, हम अभी फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े भय, हमको जाने दे। स्वर्ग जाने से बूढ़ा जवान क्या? आप तो सिद्ध हो, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। इस प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग परस्पर चकित होते हैं। सिपाही, भाई ये क्या माजरा है, कुछ समझ नहीं आता। हम भी नहीं समझ सकते ये कौन कैसा गबड़ा है। राजा मंत्री कोतवाल आते हैं। महाराज, चेला कहता है मैं फांसी पड़ूंगा, गुरु कहता है मैं पढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। गुरुजी, बाबा जी बोलो, काहे को आप फांसी चढ़ते हो? राजा, इस समय ऐसा साहित्य है, जो मरेगा वो सीधा बैकुंठ जाएगा। तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, हमको तो हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे सबस तो दीवार गिरी। चुप रहो सब लोग, राजा की आछत, कौन बैकुंठ जा सकता है? हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। महंत, जहां न धर्म न बुद्धि, ना नीत न सुजान समाज, तो ऐसे ही आप ही नसे जैसे चौपट राज। और इस प्रकार हम देखते हैं राजा की मूर्खता प्रमाणित होती है और अंततः राजा फांसी पर चढ़ता है। कुल मिला के इस नाटक में यही दर्शाया गया है कि मूर्ख राजा अपने साथ किस प्रकार की विपत्ति लेकर आता है। और यह नाटक आज भी प्रासंगिक है और इससे यह सीख मिलती है कि हमें किस प्रकार का कार्य करना चाहिए। 19वीं शती के साहित्य में जो चेतना जागी वो लगभग संपूर्ण भारतीय साहित्य में दिखाई देते हैं। उस दौर से आगे की बात मैं करूं तो आगे चलकर हमें सबसे महान साहित्यकार के रूप में प्रेमचंद भी दिखाई देते हैं। प्रेमचंद ने तत्कालीन समय में जो परिस्थितियां थी उनके अनुरूप कई महत्वपूर्ण रचनाएं की, जिनमें सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने समाज के दबे कुचले तबकों को भी स्थान दिया। उनकी कई कहानियों में हम यह भी देखते हैं कि किस प्रकार दलित समाज की यथार्थ स्थिति को उन्होंने सामने रखा है। ठाकुर का कुआं, पूस की रात आदि उनकी कई कहानियां अमर कहानियों में हैं। दूसरी तरफ गोदान के माध्यम से संपूर्ण किसान जीवन को उन्होंने प्रदर्शित किया है। भारतीय किसान की स्थिति कैसी है और किस प्रकार उसका अंत होता है, उसकी आस्था और उसकी गरीबी। दूसरी ओर महाजनी व्यवस्था के कारण समाज में जो शोषण का दौर चल रहा है और उसका एक लिंक बना हुआ है, जहां एक व्यापारी वर्ग, दूसरी ओर सूदखोर, दूसरी ओर जो शासक वर्ग है, छोटे छोटे सामंत हैं, उन सब की यथार्थ स्थिति का वर्णन हम इनके साहित्य में देखते हैं। तत्कालीन समय में जो और इस पाठ्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य भी है राष्ट्रीय चेतना का, कर्मभूमि उनकी रचना राष्ट्रीय चेतना के रूप में हमारे सामने है। रंगभूमि में भी हम राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हैं, लेकिन रंगभूमि में सबसे बड़ी बात यह भी है
कि एक ओर जहां अंग्रेजी शासन की जो बुराइयां हैं उनको उजागर किया गया है, तो दूसरी ओर उसके मुख्य पात्र सूरदास के माध्यम से एक ऐसे चरित्र को भी, एक ऐसे दलित चरित्र को भी सामने रखा गया है जो कभी भी अडिग नहीं होता, और उसके माध्यम से साहित्यकार ने एक ऐसे चरित्र को पेश किया है जो हार नहीं मानने वाला है। हम यहां पर इस बात को भी रेखांकित कर सकते हैं कि एक ओर जहां गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर सत्य की राह पर अकेला चलने की बात कहते हैं, उन्हीं बातों को प्रेमचंद अपने साहित्य में, अपने रंगभूमि के सूरदास जैसे चरित्र के माध्यम से रखते हैं। इस उपन्यास में एक छोटे बच्चे के साथ सूरदास का संवाद होता है, और वो संवाद ही बताता है कि रवींद्रनाथ ठाकुर की एकला चलो, शक्ति के साथ एकला चलो की बात, दूसरी ओर गांधी जी की जो सत्य और अहिंसा की बात, और तीसरी ओर इस सूरदास चरित्र के को लेकर हम जो ये बात कह सकते हैं कि सत्य की राह पर कभी अडिग ना हो। वो नन्हा सा बच्चा बार बार पूछता है कि दादा, हमारी इस झोपड़ी को फिर उजाड़ा जाएगा। सूरदास कहते हैं मैं फिर बनाऊंगा। पुनः बच्चा पूछता है कि दादा, ये इस झोपड़ी को फिर हटा दिया जाएगा, फिर उजाड़ दिया जाएगा। सूरदास बार बार कहता है कि मैं फिर इसे बनाऊंगा। यह सत्य की राह पर अडिग रूप से चलने की बात की जाती है। और इस प्रकार आधुनिक भारतीय साहित्य में, लगभग संपूर्ण भारतीय साहित्य में दो बातें महत्वपूर्ण रूप से हमें दिखाई देती है, एक और राष्ट्रीय चेतना की, दूसरी ओर सामाजिक चेतना की। साहित्य में जितने भी पात्र आते हैं और जितनी भी बातें आती हैं, उनमें यही दो बातें महत्वपूर्ण रूप से उभर कर आती हैं। और आज भी यह भारतीय साहित्य, 19वीं सदी के दौर का साहित्य, संपूर्ण भारतीय साहित्य आज भी प्रासंगिक है, आज भी उपयोगी है, और आज भी विश्लेषण करने की जरूरत है, जिससे आज भी हम अपने समाज को, अपने राष्ट्र को एक नया स्वरूप दे सकते हैं।